नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर इस दौरान वार देखने को मिला। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है, बापू बेटा हिसाब मांगते घूम रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से छछरौली अनाज मंडी में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया था और रैली में कृषि मंत्री कंवरपाल की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम की गई थी। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को भी लोगों के समक्ष रखा और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से लोगों के सामने अपना संबोधन भी जारी किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि छछरौली की धरती से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने का शंखनाद हुआ। विपक्ष के पास आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो वो हिसाब मांगने के लिए यात्रा निकालने लगे। साथ ही कहा कि हुड्डा साहब हिसाब मांगने के लिए पता नहीं कहां से आए हैं, हम तो लोगों के बीच में हिसाब देते हैं। नायब सिंह सैनी ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमने यमुनानगर के दिन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका शिलान्यास करवाना था, लेकिन अचानक आचार संहिता लग गई और इस कार्यक्रम की सारी तैयारी हो चुकी थी। हुड्डा और दीपेंद्र दोनों ही बापू और बेटे हिसाब मांगते हुए इस वक्त घूम रहे हैं। कुमारी सैलजा तो बांटने और खाने की लड़ाई लड़ रही हैं। इन बातों का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया, जबकि बीजेपी की 10 सालों की सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की है। यह चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनाव का नहीं है, यह शंखनाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का शंखनाद हुआ है कि कंवरपाल जी इस क्षेत्र के बारे में जो काम हुए हैं वो हिसाब आपको दे रहे थे, आपको बता रहे थे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो यही एक सोचा छोड़ दो। कहा भाई ईसा मांगो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। अरे इनको कोई समझाए भूपेंद्र हुड्डा को, अरे हुड्डा साहब हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो आज हिसाब मांगने के लिए आ गया। अरे ये 10 साल का हिसाब दे दिया कंवरपाल ने यहाँ का। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीना, आपसे जानना चाहेंगे कि जब नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने संबोधन किया तो एक तीखा हमला उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी दलों पर बोला। ऐसे में क्या समझा जा सकता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है हरियाणा के लिए, और क्या ये उसी से जुड़ी हुई लड़ाई से हम आगे के लिए देख सकते हैं? वीना, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, वीना के पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था यहाँ, और साथ ही ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के जहां 10 सालों की उपलब्धियों को गिनाने का काम नायब सिंह सैनी ने किया, तो वहीं खरी खोटी सुनाने का काम विपक्षी दलों को भी किया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की आज की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अब उनके पास कुछ भी कहने या करने को रह नहीं गया है, जिस कारण अब वो लोगों से ही कई बातों को लेकर के अब तक एक और जवाब मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि हमारी सरकार ने जितने काम अब तक किए हैं, हम जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ अपनी बातें रखते हैं। हमें जनता को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जनता के सामने हम खुली किताब की तरह हमारी पार्टी काम कर रही है। और ऐसे में अब जिस तरीके से एक और कांग्रेस को उन्होंने घेरा, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके का आरोप लगाया है और ये कहा है कि जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा अगर कहीं भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचते हैं तो वो हिसाब मांगने लगते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, ये कहना है नायब सिंह सैनी का
इस कार्यक्रम के दौरान वो मौजूद थे। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि उन्होंने ये भी कहा कि बापू और बेटा हिसाब मांगते घूम रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से छछरौली अनाज मंडी में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन के तहत जब शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आम जनता के सामने रखा, यानी बीजेपी के किए हुए कार्यों को उपलब्धियों के रूप में गिनाया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस वक्त विपक्षी दलों के पास कुछ करने को नहीं है तो वो हिसाब मांग रहे हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जन आशीर्वाद रैली थी ये, और इसी आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री। रैली में कृषि मंत्री कंवरपाल की तरफ से भी कई बातों का जिक्र किया गया, वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीना, क्योंकि चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में क्या इसे हम एक तरीके से चुनावी रैली कह सकते हैं? क्योंकि जन आशीर्वाद रैली तो थी है, लेकिन जैसे तीखे हमले विपक्षी दलों पर किए हैं नायब सिंह सैनी ने, तो इसे हम चुनाव से भी जोड़ सकते हैं। आने वाले समय में चुनाव भी है। बिल्कुल 42 दिनों के दौरान ही जो है सभी, इससे पहले ही सभी पार्टियां जो थी अपनी रैलियां कर रही थी, जिसके चलते यार भाजपा की जो जन आशीर्वाद रैली थी वो जगाधरी के कस्बा छछरौली की अनाज मंडी में हुई, जहाँ पर नायब सैनी ने शिरकत की। उनके साथ वहाँ पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष और इसके अलावा भाजपा जो बड़े नेता थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अगर हम बात करें तो ये जो चुनावों को लेकर सभी पार्टियां दूसरे पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो अपने 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कृषि मंत्री कंवरपाल ने जो 62 काम गिनाए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 काम ही गिना दे तो उनका हिसाब मांगना जायज है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो रैलियां चल रही है ये बिल्कुल चुनावी रैलियां हैं, क्योंकि चुनावों में लगभग 42 दिन बाकी है, तो चुनावों को लेकर जो रैलियां लगातार चलती जा रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा की यात्रा को लेकर और जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर भी इन्होंने कटाक्ष किया था, जिससे चलते यहाँ पर पहुंचे कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा है कि यहाँ पर जितने कामों का हिसाब दिया गया है, इसमें से अगर एक काम का भी कांग्रेस हिसाब दे दे तो उनके सामने आके बात करें। ठीक है वीना, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड अपना भी यानी बीजेपी का भी पेश किया है नायब सिंह सैनी ने, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि अभी तो प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन रैलियों का दौर जो है अभी तक भी जो चल रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री खच्चर पहुंचे थे। क्योंकि प्रतिक्रिया की बात करें तो जितेंद्र हुड्डा भी यहाँ हरियाणा की जब देहरादून विधानसभा में पहुंचे हुए, वहां पर भी उनकी रैलियां जारी। जी सर भी साथ ही वीना, क्योंकि इस बीच जहां एक और तमाम दलों की तरफ से रैलियां जारी है, तो वहीं साथ ही इस दौरान जब मुख्यमंत्री की ओर से कटाक्ष किया गया तो इस सिर्फ कांग्रेस को घेरने का काम किया, लेकिन वहीं इस बीच हमने ये भी देखा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं जिस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद शामिल थे उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा, क्या वो किसी और को विपक्ष के रूप में नहीं समझते या नहीं देखते? जी सुरभि, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी क्योंकि पहले जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी कहा गया था कि जो टक्कर है भाजपा और कांग्रेस में है, तब भी क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनाधार कोई नहीं देखा गया था। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 7 सीटें भाजपा ही जीत पाई थी, अपनी आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं मिली थी, और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं ले पाई थी। लेकिन अगर हम बात करते विधानसभा चुनावों को लेकर अभी जो कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा में है, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहीं पर भी तो जनाधार नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि केजरीवाल की जो पत्नी है स्मिता केजरीवाल वो रैलियां तो कर रही है जगह जगह पर, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल अभी जेल के अंदर है, लेकिन इसका नुकसान ठीक है विनय, यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद में तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन कांटे की टक्कर खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हरियाणा में रहने वाली। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात रक्षाबंधन की भी करेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन पर महिलाओं को 36 घंटे के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों का भी टिकट नहीं लगेगा, यानी मुफ्त में वो भी यात्रा कर पाएंगे। आपको बता दें कि रविवार दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली ये सुविधा सोमवार रात 12 बजे तक चलेगी।
और वहीं महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेकर 19 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। चालक परिचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में सफर के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो। भीड़ वाले रूट पर अतिरिक्त बस भी भेजने की योजना है। तो वहीं रक्षाबंधन पर महिलाएं अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधने के लिए जाती हैं और इस दिन लोकल रूट सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में महिलाओं का आवागमन होता रहे और उसे और सुगम बनाया जा सके। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर महिलाओं को हरियाणा परिवहन विभाग के रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। ये एक सौगात है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो फिलहाल जो तस्वीरें भी सामने आ रही है, ऐसे में लोगों में उत्सुकता तो बरकरार है रक्षाबंधन को लेकर के और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से भाइयों से मुलाकात करने के लिए चाहे बहनें उनके घर जाती हैं या भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। और इसी के तहत हरियाणा सरकार की ओर से ये बड़ी राहत देने का काम उन बहनों के लिए है ताकि उनकी जो यात्रा रहे उसे सुगम बनाया जा सके और मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई है। तो हमीरपुर दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बताए जा रहे हैं और 17,510 प्राइमरी शिक्षकों को सीएम सुक्खू टैबलेट बांटेंगे। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ करेंगे। प्राइमरी शिक्षकों को उन्होंने 17,510 टैबलेट्स भी इस दौरान दी। 3 दिवसीय हमीरपुर दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और इसी के तहत में आखिरी दिन रविवार को पुलिस मैदान में आयोजित एक बड़े समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसी वक्त सीएम सुक्खू ने प्राइमरी शिक्षकों को टैबलेट वितरित किया। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र शामिल हुए। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि हिमाचल में सत्ता संभालने के बाद से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट वितरित कर रही है और इसी के साथ मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी राज्य में शुरू की जा रही है। सीएम सुक्खू ने पुलिस मैदान हमीरपुर में हुए समारोह में शिक्षकों को टैबलेट बांटने के साथ मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ किया। तो 17,510 शिक्षकों को सीएम सुक्खू के ओर से टैबलेट्स बांटे गए। कैसे ऑर्गेनिक खेती की दिशा में बढ़े, हमने इस बार बजट में गेहूं का मूल्य 40 रुपए किलो और मक्की का मूल्य 30 रुपए किलो निर्धारित किया है, जो कि गोबर से पैदा हुई खेती होगी जिसमें यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हमने उसको पहले सपोर्ट प्राइज दिया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। दूसरा, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो गांव में पशुपालक है, जो गाय से दूध दूहते हैं, उनको कहा कि मिनिमम 45 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश सरकार दूध खरीदेगी, भैंस का दूध 55 रुपए किलो खरीदेगी। ये सब प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए। वहीं राजधानी शिमला में आईजीएमसी के मेडिकल हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर करके युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की शुरुआत कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक आधी रात के समय आईजीएमसी के लक्कड़ बाजार स्थित मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल में एक युवक 4थी मंजिल से गिर गया, जिसे एम्बुलेंस से इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि आईजीएमसी के सीएमओ डॉक्टर महेश ने इस बात की जानकारी दी कि देर रात लोगों को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो सभी डॉक्टर्स सभी हॉस्टल में मौजूद छात्राओं ने जब बाहर देखा तो दीवार के साथ लग करके एक युवक गिर पड़ा था। अब मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को तुरंत ही आईजीएमसी पहुंचाया, लेकिन सर पर चोट गंभीर होने के कारण युवक की मौत हो चुकी थी। हालांकि जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया था तब तक बहुत देर हो गई थी। डॉक्टर का यह कहना है कि जिस वक्त हमने उसकी जांच शुरू की
तब तक उस युवक की मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसके सर पर गंभीर चोट आई थी गिरने के कारण, और उस चोट की वजह से खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिस वजह से युवक को नहीं बचाया जा सका। हालांकि ये मामला गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा हुआ था। अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर ये शख्स कौन था जो उस वक्त गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद था, जो अचानक ही हॉस्टल की दीवार से गिर पड़ा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीने में बादल जमकर के बरसे हैं। अभी भी प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है और अगले आने वाले दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिमला और मंडी में तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि शिमला में दोपहर बाद झमाझम बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद से शिमला का तापमान इस वक्त 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ ही धूप खिली हुई है। तो फिलहाल मौसम कई जगहों पर सुहाना बना हुआ है और अभी भी कई जगहों पर बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। सीएम भगवंत मान ने सम्मान किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल हॉकी प्लेयर्स को 1-1 करोड़ दिया गया है और साथ ही जिन खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया उन खिलाड़ियों को 15-15 लाख दिए गए हैं सरकार की ओर से। पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर लौटे पंजाब के 19 खिलाड़ियों को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विशेष रूप से सम्मानित किया। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के 8 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि ओलंपिक में भाग लेने वाले 11 खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आधिकारिक कार्यक्रम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। वहीं भगवंत मान ने कहा कि हॉकी खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए। इससे नशा छोड़ने का संदेश मिलेगा। हम ब्रांड एम्बेसडर के संघर्ष की कहानियां जनता के सामने लाएंगे। सीएम मान ने कहा कि सोने की दुकान में आभूषण तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये किस भट्टी से निकले हैं ये कोई नहीं जानता। और साथ ही एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए सीएम ने लिखा कि पेरिस ओलंपिक खेलों में पंजाब का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आज चंडीगढ़ में पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया, जिसके तहत कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि शूटिंग, एथलीट और गोल्फ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी 1 लाख रुपए तक दिए गए हैं। यानी कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए भगवंत मान सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की रेप के बाद से हत्या के विरोध में फिरोजाबाद के डॉक्टर सड़क पर उतर आए। उन्होंने कैंडल मार्च निकाल करके मृतका की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं डॉक्टरों का यह कहना है कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। बता दें कि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज परिसर में IMA डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर संयुक्त रूप से एक साथ आए थे। उन्होंने कॉलेज परिसर से सर्विस रोड होते हुए कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जाहिर किया और ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने हाथों में कैंडल मार्च लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कलीग है एक ਸਾਡੇ ਕਲੀਗ ਹੈਗੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ PG ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਐਂਡ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਕੱਤੇ RGGR ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ PG ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭय ਮੁਕਤ माहौल 'ਚ ਕੰਮ कर सके। पंजाब में मानसा जिले के गांव कोटली कला में आपसी रंजिश के चलते गांव के एक 26 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 26 वर्षीय कुलविंदर सिंह सुबह अपने गांव के बस स्टैंड पर खड़ा था, जहां गांव के ही एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के लाश को कब्जे में ले लिया और कत्ल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने टीम भी गठित कर ली है। छापेमारी फिलहाल शुरू कर दी गई है और साथ ही उसकी तस्वीर भी जारी की गई है। ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਉਹ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਬਚੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 5-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਗਏ ਘੇਰ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਜਮਾਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।